प्रभाव पड़ेगा। अब इन लोगों ने क्या करा है, सबसे बड़ा जो षड्यंत्र और जब इन्होंने चाल चली है अब ये लोग कर रहे हैं, हर चीज़ को इन्होंने आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, आपका बीज इन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से आप सरकारों के ऊपर कंट्रोल हो। अब ये गाँव को कंट्रोल करना चाहते हैं, गाँव को भी शहरों की तर्ज पर बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए अब इनका एक लास्ट का प्रोपेगेंडा जो है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब जिस दिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला चुके हैं ये, और उसको जिस प्रकार से इन्होंने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, अब इस कागज़ के नोट को भी ये ऑनलाइन करना चाहते हैं और इस नोट को ही बंद करवाना चाहते हैं। CBDC जो करेंसी है, आप अभी हाल ही में अभी आपके गांव तक जब शहरों में जाओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को सुनने को मिल जाएगी। मेट्रो के अंदर ऑलरेडी QR कोड के द्वारा आप टोकन खरीदते हो और उससे यात्रा कर रहे हो। अब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने का षड्यंत्र यही है कि आज जो मार्केट के अंदर जितने भी रुपया चले हुए हैं उस रुपया को ये बंद करना चाहते हैं। उस रुपया को बंद करने का पीछे का जो इनका षड्यंत्र है वो षड्यंत्र यही है कि इस नोट के बदले जो आप देखोगे, नोट के ऊपर एक वचन खंड लिखा हुआ होता है और वचन खंड पे लिखा हुआ होता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या 20 रुपये का वचन, मतलब 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस वचन खंड का अर्थ क्या है? इस वचन खंड का अर्थ आप सभी को जानना पड़ेगा। ये वो षड्यंत्र है, ये वो धोखा है आप लोगों के साथ। जब आप लोग इस बात को जानोगे कि ये षड्यंत्र और ये धोखा किस लिए किया गया है, आप इसका जब अर्थ समझोगे, आई प्रोमिस टू पे द बेरियर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज़, ये 1968 का पहले का नोट है। और जब इससे पहले का इससे बाद का नोट अब जब देखोगे आप 1968 के बाद का ये नोट लेकर आए हैं, उस पे वचन खंड है जो उस पे केवल आपको देखने को मिलता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में और यही बताऊँगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने का इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाना चाहते हैं इस CBDC को लाने का पूरा इनका प्रोपेगेंडा क्या है। ये CBDC डिजिटल करेंसी को ये आपके अकाउंट में डिजिटली इस रुपया को क्यों करना चाहते हैं, इस कागज़ के नोट को ये क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, इस कागज़ के नोट को ख़त्म करने का इनके पीछे का पूरा उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य यही है कि आप जब देखोगे RBI जब बनी थी 1934 में, उसका सेक्शन 25 और 26 और 39 धारा 39 का सेक्शन पहला आप जब देखोगे उसमें एक बात लिखी हुई है कि जो इस पर एक वचन खंड लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ या 20 रुपये का अदा करने का वचन देता हूँ। इसका अर्थ यह है कि आपके इस नोट के बदले क्या है कि जब ये नोट छपा था तो इसकी एवज में गोल्ड रखकर ये नोट छापा गया था। अब ये नोट जब से चलन में आया, ये नोट कैसे चलन में आया, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझने से पहले आपको ये चीज़ और समझनी पड़ेगी, नोट और रुपया क्या होता है। नोट और रुपया क्या होता है, दोनों शब्दों में फ़र्क है। नोट कहते हैं हम किसी के वचन पत्र को, जैसे कि मैंने आपको एक रसीद दे दी, जैसे कि एक रसीद मेरे पास है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इसमें लिख रखा है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब ये क्या है, ये रुपया नहीं है, ये धारक को क्या है, एक्चुअल में रुपया देने का वचन दे रहा है। तो अब समझना ये पड़ेगा, सबसे पहले CBDC डिजिटल करेंसी को समझने से पहले समझना ये पड़ेगा कि रुपया है क्या। रुपया जो शब्द है 1945 में शेरशाह सूरी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और शेरशाह सूरी ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। उससे पहले उन्होंने जो मानक तय किया था कि जिस प्रकार से हम बार्टर सिस्टम हमारे देश में चलता था, वस्तु से वस्तु हम खरीदते थे, आदान प्रदान करते थे, लेन देन करते थे। अब उसके बाद उन्होंने एक स्थिरांक तय कर दिया, एक मानक तय कर दिया, उन्होंने बनाया रुपया, और उन्होंने तय किया कि आज से हम 1 तोला चांदी को 1 रुपया कहेंगे। अब जब ये सोना और चांदी के जब ये सिक्के चलन में आए, तो हम लोगों के क्या होता था कि हमारी चोरी हो जाया करते थे। सिक्के चोरी हो जाने के बाद राजा के पास हम जाते थे, तो उस समय जो सुनार होते थे तो सुनार ये बोलते थे कि आप लोग हमारे पास ये रुपया जमा कराइए, इसके बदले हम आपको पर्ची देंगे, और जब ये पर्ची आप लेकर आओगे तो इस पर्ची के बदले आपका हम गोल्ड वापस लौटा देंगे। टोकन समझे, हाँ, ये एक प्रकार से टोकन समझो इसको।
तो ये सुनार के पास हम पर्चियां जमा लेते गए और सुनार हमारा सोना रखता गया। अब जब 90% लोग क्या करते थे, सुनार के पास अपना इस पर्ची के बदले रुपया लेने के लिए नहीं जाते थे, सोना चांदी को लेने के लिए नहीं जाते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, सुनार ने क्या सोचा कि 90% लोग आते नहीं, 10% लोग आते हैं, तो उन्होंने उस 90% को भी पर्चियां बांटनी शुरू कर दी। अब मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया जमा करें, रुपया, यहाँ जब मैं रुपया शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो ये कागज का नोट नहीं है, रुपया कहते हैं सोना और चांदी, एक मानक है ये। जिस प्रकार से 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, उसी प्रकार से ये मानक है। अब ये जो मानक है, इस मानक को उन लोगों ने क्या किया, आगे अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने शेरशाह सूरी का सिद्धांत ऐसे ही अपना लिया और अपनाते ही चले गए। और ये धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, मान लीजिए लोगों ने मेरे पास 100 रुपये जमा करे और उसमें से 90% को मैंने ब्याज पे देना शुरू कर दिया कि 10% लोग मेरे पास से उस रुपया को लेने के लिए नहीं आते थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उस 90% को ब्याज, जब पर्चियाँ बांटनी शुरू करी तो अब मेरे पास हो गई 190 पर्चियाँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास आप लोगों ने जमा कितने रुपए करे थे, 100 मेरे, और मैंने 90% जब लेने के लिए नहीं जाते थे तो 90% को मैंने कर्ज पे देना शुरू कर दिया। तो उनकी भी जो पर्चियाँ बांटी मैंने, तो मार्केट के अंदर कितनी पर्चियाँ हो गई, 190 रुपया मेरे पास 100 जमा थे। अब जब वो 190 लोग अपनी उन पर्चियों को लेकर आएंगे, क्या वो सुनार के पास इतना गोल्ड है कि वो उन 190 पर्चियों के बदले दे दे, बताइए, नहीं है ना। कारण यह है, आज भी 10% लोगों को जब डाउट हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो उस गोल्ड के पर्चियों के बदले अपना गोल्ड लेने गए, उनको ये मिल गया। 1920 तक आते आते ये चलता रहा, इन पर्चियों के बदले आपको गोल्ड देते रहे, देश लुटता रहा। फिर अंग्रेज जब भारत में आए तो सिक्योरिटी के रूप में वो इंग्लैंड में सोना को पहुंचाने शुरू करे। 1934 में आते आते उन्होंने एक आरबीआई बनाई। आरबीआई में उन्होंने नोट जो जारी करे, उन्होंने जितना गोल्ड उनके पास रिजर्व था उतना ही उन्होंने नोट छापे। अब उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ाद होने से पहले भारत के अंदर रानी के नोट चला करते थे। रानी के जो नोट चला करते थे 1947 में वो नोट सारे बंद कर दिए गए। भारत की जो आज़ादी की पावर थी, वो ट्रांसफ़र पावर हमारे देश के नेताओं के हाथों में आ गई। लेकिन जो रानी के नोट थे, वो रानी के नोटों को पूरी जनता से वापस ले लिया गया और उन नोटों के बदले जो गोल्ड रखा था, वो गोल्ड सारा का सारा विदेश चला गया। और 1947 में जो सबसे बड़ी लूट हुई थी, वो ये लूट हुई थी 1,36,000 टन चांदी और 4 लाख टन सोना इंग्लैंड में चला गया। उसके बाद हमारे पास 1947 से लेकर 1988 तक और 1988-70 तक हमारे पास 1 ग्राम सोना भी रिजर्व नहीं था बैंक के अंदर। फिर उसके बाद हमने कर्ज लेना शुरू करा और ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता गया। आज क्या है, भारत के अंदर जो गोल्ड है, आज भारत के पास जो गोल्ड है वो गोल्ड है 800 टन। 800 टन गोल्ड में से भी 200 टन गोल्ड नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में इंटरनेशनल सेटलमेंट को भेज दिया था। ये अखबारों में ये बातें छपी थी, टेलीविज़न मोबाइल पर आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, आज जो चलन में है 34 लाख करोड़ की करेंसी है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जब सुनार के पास उन लोगों ने 100 रुपया जमा करे और उन्होंने 90 रुपये की हवा में पर्चियाँ और बांट दी। अब मार्केट के अंदर जो चलन में करेंसी हो गई, वो करेंसी हो गई 190 रुपये की। रुपया उनके पास 100 जमा थे, अब 190 रुपये की पर्चियाँ जब वो लोग लेकर आएंगे तो उसके पास 100 रुपये का सोना और चांदी देने के लिए नहीं है। सेम उसी प्रकार से आज आरबीआई ने 34 लाख करोड़ की करेंसी छाप रखी है। 34 लाख करोड़ की जो उन्होंने करेंसी छाप रखी है, वो केवल और केवल भारत के पास 4.8 लाख का सोना है, केवल 4.8 लाख करोड़ का सोना है। 34 लाख करोड़ की करेंसी छापी हुई है, 230 लाख करोड़ की चलन में है। अब आप मुझे ये बताइए, 230 लाख करोड़ की चलन में करेंसी है मात्र और मात्र, और भारत की जनता पे जो कर्ज है वो लगभग बैंकों का 174 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और दूसरा ये तो, और जो विदेशी कर्ज है वो 205 लाख करोड़ से ज़्यादा है। भारत के ऊपर 118% से ज़्यादा कर्ज पहुंच चुका है। आंतरिक कर्ज की बात करें जीडीपी का, तो वो 98 या 96% से ज़्यादा पहुंच चुका है।
96% भारत पर कर्ज हो चुका है जीडीपी का। पूरी दुनिया की जीडीपी जितनी है उससे कई गुना पूरे संसार पर कर्ज हो चुका है। पूरे संसार के देश, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो या फिर कोरिया हो, सारे के सारे देशों पर कर्ज है। आखिर ये कर्ज किसका है, ये आपको जानना जरूरी है। अब मैं बात कर रहा था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। अब बैंकों के पास, जब मैं ये वचन खंड की बात कर रहा हूँ, जब आप इस वचन खंड को लेकर बैंकों के पास जाओगे तो आप जो ये देख रहे होंगे कि मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, बैंकों को क्या करना पड़ेगा। 1934 की आरबीआई एक्ट को आप पढ़िए, उसका सेक्शन 25 और 26 को पढ़िए, 39 धारा 39 की धारा 1 को पढ़िए। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसके बदले जो आपका गोल्ड रखा है सिक्योरिटी के रूप में, उसको देने के लिए बाध्य है बैंक। आप आरबीआई में जाइए, आपके बटुओं में, आपके जो पर्स में आपका जो 500 का नोट रखा है उसको निकालिए, उस नोट पे जो लिखा है वचन खंड उसको पढ़िए। उस वचन खंड को जब आप आरबीआई के सामने लेकर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी ऑथेंटिक हैं, डॉक्यूमेंट्स में हैं। 1882 का पेपर करेंसी एक्ट को पढ़िए आप, 1906 का कॉइनेज एक्ट को पढ़िए आप। 1906 का कॉइनेज एक्ट में ये आज भी उल्लेखित है कि 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है। तो 10 रुपये के बराबर आपका लगभग 50,000 रुपये का गोल्ड हो गया। 2,000 रुपये के बराबर आपका 1.5 किलो गोल्ड सोना हो गया। आप जब आरबीआई के पास, ये हम नहीं कह रहे ये बात, ये कागजों में है, ये कागज का नोट कहता है। और ये जो कागज का नोट कहता है इस पे लिखा हुआ है, गवर्नर ने सिग्नेचर कर रखे हैं, लेकिन आपको गोल्ड नहीं देते। अगर आप आरबीआई में, बैंकों के पास यदि आप इस नोट को लेकर जाओगे और आप उनसे कहोगे कि इसके बदले हमें हमारा सोना चाहिए, तो उनकी पोल खुल जाएगी। उनका ये जो षड्यंत्र चला हुआ है ये पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। आरबीआई के पास आप जाओगे तो ये पूरा टूट जाएगा। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आप गूगल पे सर्च कीजिए, अमेरिका का 28वां राष्ट्रपति था विल्सन वुडरो। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी आलोचना, जिनमें जब अपने अर्थशास्त्रियों से बात करता हूँ, अपने यार दोस्तों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि अगर हम उनके बारे में कुछ बात करेंगे तो वो लोग हमें मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर कोई उनकी आलोचना भी करता है, उनका विरोध भी करता है, तो बहुत दबे शब्दों में करता है। आपको पता होगा अमेरिका का जो राष्ट्रपति था केनेडी, उन्होंने ये कहा था कि वो चाहता था कि जो ये डॉलर छापते हैं अमेरिका में वो हमारे पास अधिकार हो, उसको मरवा दिया गया। उसके बाद निक्सन आया, उन्होंने फिर ये परमिशन दी और उनके वो चाल में फंस गया। वो लोग कौन हैं ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे सीबीडीसी को लाने का पीछे का उद्देश्य क्या है। जब मैं बात करता हूँ इस वचन खंड जो लिखा हुआ है, भारत के अंदर जितनी भी करेंसी चल रही है पूरी की पूरी टोटली फ्रॉड है, नकली है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, भारत के अंदर 34 लाख करोड़ की चलन में करेंसी है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, भारत के पास जो कर्ज है वो केवल और केवल 800 जो कर्ज है वो कम से कम 230 लाख से ज़्यादा हो चुका है विदेशी, और बैंकों का जो कर्ज हो चुका है 170 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और आंतरिक कर्ज आप देखोगे 118 जीडीपी का 95% ज़्यादा जा चुका है, और 118% से पूरे आप देखोगे सरकार के ऊपर कर्ज हो चुका है, इन बैंकों का, इन सब का। तो सीबीडीसी को लाने का सबसे पीछे जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है इन लोगों का कि अब इन लोगों की ये चाल समझने आ चुकी है कि जिस प्रकार से भारत की आरबीआई के पास 800 टन गोल्ड है, उस 800 टन गोल्ड का केवल और केवल जो रुपया की कीमत में जो उसकी कीमत है वो है 4.8 लाख करोड़। और ये जो कागज के नोट चले हुए हैं, ये कागज के जो नोट चले हुए हैं केवल और केवल 34 लाख करोड़ चले हुए हैं। कितने चले हुए हैं? अगर ये 34 लाख करोड़ अगर भारत की जनता के पास ये नोट चले हुए हैं तो 34 लाख करोड़ का आरबीआई के पास आज गोल्ड होना चाहिए था। बाकी इन्होंने सारा का सारा हवा में फेंक रखा है, हवा में छाप रखा है। और इतना ही नहीं, पूरी भारत की जनता पर 230 लाख से ज़्यादा की इन्होंने डिजिटल के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से इन्होंने क्या दे रखा है, कर्ज दे रखा है। 34 लाख करोड़ को भी अगर हम माने आप इसको जमा कराओगे तो जो मैं 230 बता रहा था, जो 198% इन्होंने चला रखा है मार्केट के अंदर, वो टोटली नकली रुपया है। और जो आपके अकाउंट में, आपके हाथों में, आपके जो जेब में ये नोट रखा है, आपके पर्स में,
चाहे 2 रुपये का हो और 2 रुपये से लेके 2000 तक का, ये सारे के सारे नोट नकली हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आप CBDC को समझने से पहले आप ये भी समझिए कि 1968 में जो वचन खंड लिखा होता था उस पर लिखा होता था आई प्रोमिस टू पे द बैरियर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफिसू। लेकिन आप 1968 के बाद का जब आप नोट देखोगे तो उस पर एक बात लिखी हुई है कि आई प्रोमिस टू पे द बैरियर, और केवल उस पर लिखी हुई है द सम ऑफ 2 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 100 रुपीज़। लेकिन इसमें से, इस नोट में से एट एनी ऑफिस ऑफिसू काट दिया गया और ऑन डिमांड काट दिया गया। 1860-61 में जो IPC बनी थी, उस IPC में ये अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि इस वचन खंड में अगर कोई बदलाव करेगा तो इस वचन खंड को उस IPC सेक्शन 489 के तहत, आप सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप सभी साथी इस बात को सर्च कीजिए कि IPC सेक्शन 489 और उसके सब सेक्शन ABCD और IPC सेक्शन, आप पुलिस की धाराओं को इनको गूगल पे सर्च करके देखिए 230 से लेकर 254 तक, जो इन्होंने भारत की करेंसी के साथ डिवैल्यूएशन कर रखा, कूटकरण कर रखा है, आपको पता चलेगा। CBDC को लाने का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा इनका यही है, मैं आपको बताता हूँ। अब इन लोगों की जब पता चल चुकी है भारत की जनता को, जब हम हजारों लाखों लोगों को बेघर होने से बचा चुके हैं और बैंक के चंगुल से निकाल चुके हैं, प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं होने देते हैं, लोगों को आत्महत्या करने से, फांसी लगाने से जब बचा चुके हैं, हम RBI के पास जब नोटिस भेजते हैं, हम भारत सरकार के पास जब नोटिस भेजते हैं, हम इस फ्रॉड के खिलाफ जब पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, बैंकों के मैनेजर से सवाल करते हैं कि आप बताइए जिस रुपए में आप लेन देन कर रहे हो ये असली है या नकली, आप जिस करेंसी में आप लेन देन कर रहे हो इसका मानक स्टैंडर्ड क्या है। हम आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, हम DC, SP, SDM, तहसीलदार, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी शासन प्रशासन के व्यक्ति हैं उनको चैलेंज करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति आए और ये बताए हमको कि तुम लोग ये बात गलत कर रहे हो। अगर हम ये बात गलत कह रहे हैं, हमारे ऊपर सबसे बड़ा संगीन धाराएं लगनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये अफवाह फैला रहे हैं, अगर हम अफवाहें फैला रहे हैं तो जब हम किसी SP, IG, DGP या फिर हम जज से अदालतों में जब ये बात करते हैं, हम इन अपनी बातों को रखते हैं, तो वो जज भी ये कह देता है कि आप जो बात कर रहे हो सब सही कह रहे हो। एक अधिकारी भी एक बात ये कह देता है कि आप जो बातें कर रहे हो सब सही कर रहे हो। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा एक दायरा है, हम एक दायरे में रहते हुए हम एक सीमा में बंधे हुए हैं। अगर हम इस कंप्लेंट को करते हैं, जिन लोगों ने, आप लोगों को नहीं पता हो, 1906 का कॉइनेज एक्ट को निरस्त करके इन्होंने 2011 में एक 2011 का कॉइनेज एक्ट बनाया गया है और उसमें लिख दिया गया कि अब इन नोटों के बदले कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब इन नोटों के बदले जब कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कारण इसके पीछे ये है कि बैंकों के पास आप लोगों को देने के लिए गोल्ड नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 34 लाख करोड़ की RBI की करेंसी चली हुई है, उसका केवल और केवल RBI के पास 4.8 लाख करोड़ का केवल गोल्ड है, बाकी का गोल्ड है ही नहीं। अब उसको अपनी ये चोरी सबसे बड़ी जब छुपानी है और बैंकों को जब छुपानी है, तो उनको अब अपना इस षड्यंत्र को और आगे चलाने के लिए उनको लानी है CBDC करेंसी, डिजिटली रुपया। अब जब डिजिटली रुपया आ जाएगा, 2011 में कानून उन्होंने पास कर दिया कि नोटों के बदले कोई भी आपका सोना नहीं मिलेगा आपको, तो आपके पास केवल और केवल क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। एक का सिक्का आता है, उसमें अंगूठा छपा होता है, इस ठेंगे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको ये बातें गंभीर कितनी लग रही हैं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आप इन बातों को कितनी गंभीरता से लोगे। मैं इतना जानता हूं कि जो हमारे पूर्वज थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं जिस ग्राउंड में आज बैठा हूं, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। आज भीमवादियों से मैं अगर ये भीमवादी इस वीडियो को देखेंगे तो आज मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस भीमवाद में आप पड़े हुए हो, आप चैलेंज के साथ मैं करता हूं, आपके अंदर भीमराव के एक भी पग चिन्हों पर चलने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि एक्चुअल में भीमराव अंबेडकर कौन था। ये भीमराव अंबेडकर वही था जब इस करेंसी को लागू 1947 में किया जा रहा था, तो ये भीमराव अंबेडकर ही था जिन्होंने ये कहा था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा सबसे पहले मैं इस संविधान को आग लगाऊंगा। लेकिन हम जो भीमवादी बने हुए हैं, अपने आप को जो भीमट्टा कहते हैं, हम लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में आदरणीय भीमराव अंबेडकर के क्या सपने थे। भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि कभी संविधान किसी देश का किसी अन्य देशों की नकल करके नहीं चलाया जाता, उधार संविधान पर कोई देश नहीं चलता। लेकिन हमने नाम क्या दे दिया, ये संविधान भीमराव ने बनाया था।
डॉक्टर प्रोफेसर कैन और भीमराव अंबेडकर की जबरदस्त टक्कर हुई थी इस करेंसी को लेकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद करेंसी बना दी थी, आज़ाद हिंद सरकार बना दी थी, आज़ाद हिंद सेना बना दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो भारत के अंदर चल रहा है बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के आज 75-76 साल बाद युद्ध का अपराधी माना जाता है, आतंकवादी माना जाता है। भगत सिंह को आतंकवादी माना जाता है आज भी। दस्तावेजों में वो तमाम सारे क्रांतिकारी थे, उन सबको उग्रवादी, आतंकवादी और युद्ध के अपराधी माना जाता है। हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं। जिस दिन CBDC डिजिटल करेंसी आ जाएगी, आप लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं अपने उनके लिए, हक के लिए, अपने आजीविका के लिए, आपके सिद्धांतों के लिए, जो ये अनैतिक कानून जो सरकार बना रही है, इनके खिलाफ जब आप लड़ोगे, ये CBDC डिजिटल करेंसी को आते ही सरकार के खिलाफ आप खड़े हुए, आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार एक पेड़ पर कुछ हंस रहा करते थे। उन हंस में एक मुखिया था। वो मुखिया उन बाकी हंसों को समझाता था कि जीवन कैसे जीना है, आपको संसार में कैसे रहना है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बच्चों का पालन कैसे होता है। वो क्योंकि वो परिवार का मुखिया था, समाज का मुखिया था, उन हंसों को बातें बताया करता था। एक दिन क्या होता है, जिस पेड़ पर वो हंस रहा करते थे, उस पेड़ पर नीचे से एक छोटी सी बेल उपजनी शुरू कर देती है। और जब वो बेल उपजनी शुरू होती है तो वो हंस था, जो बुजुर्ग था, वो बड़ा ही बुद्धिमान था, और वो जो हंस देख रहा था आने वाले बहुत दूरदृष्टि था। वो कहता था उन बाकी हंसों से, ये बेल जो उठ रही है, पैदा हो रही है, एक दिन ये बेल हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा, अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगी, इस बेल को अभी समाप्त कर दो। तो बाकी हंस उस बुजुर्ग हंस पर हंसने लगे और वो कहने लगे कि ये हंस पागल हो चुका है। ये मुखिया था, जो उनका ताऊ काका जो भी वो अपनी भाषा में बोलते हैं, कि ये पागल हो चुका है। जिसकी जो बेल है, जो अभी इतनी सी है, वो बेल अभी हमें क्या दुख पहुंचाएगी। लेकिन वो बेल बढ़ती गई। जब वो बेल बढ़ने लगी, हंस की वो क्योंकि दूरदृष्टि था, वो आगे की चीज़ों को देख पाता था कि आगे क्या होने वाला है, और वो हंस बताता रहा, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते रहे। एक दिन वो बेल इतनी बढ़ गई कि उस बेल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बन गई, और एक दिन शिकारी आया, उस पर जाल बिछा कर गया, और बाकी हंस वहाँ दाना पाने के लिए उस पेड़ से नीचे गए हुए थे। जैसे ही वो हंस आए, उससे पहले शिकारी जाल बिछा चुका था। शिकारी जाल बिछा कर चला गया, और वो जाने के बाद हंस जब आए उस जाल में फंस गए, और वो जब सारे हंस फंस गए तो वो बोला कि उस बुजुर्ग हंस से कि आप जो कहते थे, आप ठीक कहते थे, हम नादान थे, हम बच्चे थे, हम नहीं देख पा रहे थे कितनी आगे का, जितना आप आगे का आप सोच लेते हो। तो हंस के उन बातों को याद कर फिर रोने लगे, काश हमने आपकी बात मान ली होती, तो आज हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ये खतरे में नहीं होते। आज हम भी खतरे में आ चुके हैं, हमारे बच्चे भी खतरे में आ चुके हैं, हमारे अंडे भी खतरे में हैं, और आप जो हमारा ये रैन बसेरा जो हमने बना रखा है, हमारा ये घोंसला, हमारा ये भी खतरे में है। तो फिर वो कहते हैं कि हमसे जो गलती हो गई, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अब बताइए हमको क्या करना है। तो वो हंस कहता है कि अब जब शिकारी आएगा, जो जैसा मैं कहता हूँ, जो गलती हो गई वो सुधारी तो जा सकती है, लेकिन वो समय जो चला गया, जो घटनाएं घट गई, वो वापस तो नहीं हो सकती। लेकिन अब जब शिकारी आए तो आप सबको मरने का नाटक करना है। जब तक शिकारी को लगेगा कि आप मर चुके हो, जाल से आपको नीचे पटकेगा, जब तक सबको ना पटक दे तब तक आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको एक वो दूंगा इशारा, फुर, तो फुर कहते ही मेरे आप सबको उड़ जाना है। अब मैं जो इस कहानी का समझाने का आपको यही उद्देश्य है कि हमारी कहानी उस हंस की तरह है, शहरों की, गांव की, और गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी, कि वो लोग इन आने वाली इन चीज़ों को, इतनी बड़ी गंभीर चीज़ें देख ही नहीं पा रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज जब किसान सड़क पर निकलता है, उसको आतंकवादी बोलते हैं ये लोग, उसको उग्रवादी बोलते हैं ये लोग, उसको एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करते हैं। बड़े बड़े सीमेंट के बैरक बना दिए गए और उसको नहीं जाने दिया, पानी भर दिया गया उनकी राहों में, जिनकी राहों में फूल बिछाने चाहिए थे, जिसके कारण से नेताओं के बच्चों के पेट भरते हैं, इनका खुद का पेट भरता है, जिनके टैक्स के पैसे से इनका परिवार चलता है, उन नेताओं ने और उन प्रशासन के व्यक्तियों ने, जिनके चरणों में फूल बिछने चाहिए थे, उन्होंने सूल बिछाए। आप लोगों वो हंस वो देख पा रहे हैं उन समस्याओं को जो सड़क पे आज दौड़ रहे हैं, और वो बाकी हंस मजाक बनाकर और देखकर घर में बैठ चुके हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है इस बात से, उनको कुछ नहीं लेना इन चीज़ों से कि हम क्यों पैदा हुए, क्यों मर गए। किसी कवि ने कहा था, अगर जिंदगी मिली है
तो कुछ देशभक्ति का भी जुनून रखिए, वरना यहाँ पर लाखों लोग रोज कीट पतंगों की तरह रोज फना होते हैं। जिंदा दिल्ली ही मतलब ये लगा लीजिए, जिंदा दिल्ली का नाम ही जिंदगी है, वरना लाखों लोग यहाँ कीट पतंगों की तरह रोज फना हो रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि मेरे बिना देश नहीं चल सकता, मेरे बिना परिवार नहीं चल सकता, आज शमशान में जाकर देखोगे उनकी राख बनी हुई है और उनके बिना भी परिवार चल रहा है। आप लोग सोचते हो कि आप क्यों आए हो संसार में, आपका आज शहर में गांव के लोगों में केवल एक होड़ मची हुई है, केवल पैसा पैसा पैसा। जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, मैंने आपको ये सारी जो बात बताई, ये सारा का सारा पैसा नकली है, असली पैसा आपको पता ही नहीं। जिस पैसे के लिए मेहनत का मजदूर अपने सिर इतना श्रम आप कर रहे हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको असली पैसा नहीं दिया जाता। और जो व्यक्ति अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हवा में वो नकली पैसा छाप रहे हैं। अमीरों को सबसे ज़्यादा पैसे बांटे जा रहे हैं, जो और अमीर है वो और अमीर हो गए, जो बहुत गरीब है वो और बहुत गरीब हो गए। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, वो केवल और केवल भीख पर निर्भर हैं। हमारा देश कभी ये देश नहीं हुआ करता था। आप लोगों को हम यही बात गांव-गांव में आकर बता रहे हैं। ये सारी बातें वो बातें हैं कि जो आप लोगों को समझनी चाहिए। आप इन बातों को समझोगे तो उस हंस की भांति इन समस्याओं का आप निदान कर लोगे, इन समस्याओं को हल कर लोगे। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिस दिन आएगी, उस दिन आपके पास विरोध करने का भी कोई साधन नहीं बचेगा। टोटली आप कंट्रोल हो जाओगे। CBDC आधार कार्ड के साथ हर चीज़ को कनेक्ट करने का यही उद्देश्य है, आप लोगों को पूर्ण रूप से गुलाम बनाना। आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, मीटर, बिजली, गैस, पासपोर्ट, मोबाइल, हर चीज़ आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दी है। आप विचार कीजिए, हार्प तकनीक के माध्यम से बरसात कराई जाती है। आपको मैं सर्च करने के लिए, आपकी रिसर्च के लिए कुछ पॉइंट बताता हूँ। सर्च कीजिए आप, जिस न्यू व्यवस्था की नरेंद्र मोदी बात करता है वो क्या है। आप सर्च कीजिए हार्प टेक्नोलॉजी क्या है। आप सर्च कीजिए कि 5G के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम लोगों को नहीं पता। आप सर्च कीजिए GMO बीज के बारे में, आप हाइब्रिड के बीज के बारे में सर्च कीजिए। आप सर्च कीजिए 1934 की जो मैं आपको धाराएं बता रहा था, 25, 26 और 39 की एक, इनको आप सर्च कीजिए। IPC सेक्शन 12 चैप्टर के 250 से लेकर और 254 तक, और आप 18 IPC सेक्शन के 18 चैप्टर का आप 489 और उसके सब सेक्शन ABCDE, इनको आप सर्च कीजिए कि इनके में क्या लिखा हुआ है। आपको जानकर ये हैरानी होगी। और आप सर्च कीजिए कि भारत के जो इस नोट पर लिखा हुआ है, ये वचन पत्र, इस वचन पत्र का मतलब क्या है। आप सर्च कीजिए जो इस पर लिखा हुआ है, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जबकि भारत के संविधान के अंदर केवल भारत सरकार को 3 नामों से जाना जाता है। केंद्रीय सरकार, जो आप कह रहे हो कोई केंद्रीय सरकार नहीं है, तो केवल 3 ही नामों से भारत सरकार जानी जाती है। पहली यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जब सारी चीज़ें आप जानोगे, ये मैं आपके रिसर्च के लिए आपको ये सारी बातें दे रहा हूँ, आपको हर चीज़ से आप इंटरलिंक कर पाओगे जो मैंने बातें बताई हैं। आपको मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और गांव के उस व्यक्ति तक ये चीज़ें भेजो जो आज जिन गाँव में ये लोग घुस रहे हैं अपनी उन सनातन परंपराओं को तोड़ने के लिए। और यहाँ पर जो ग्रामवासी जितने भी सभी बैठे हैं, अगर आप लोगों को ये बातें गंभीर लगी हैं, अगर समझ में आया है, आपको लगा हो कि ये बातें हमारे लिए ज़रूरी थी, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अदरवाइज हम तो निकल पड़े हैं समाज के निर्माण के लिए, कोई चले या ना चले, हम तो चल ही दिए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जो कर्ज है उस गुरु गोविंद सिंह के उन बच्चों का जो जिंदे दीवारों में चिन दिए गए, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर और तमाम जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हुए हैं, जो जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा और इस राष्ट्र के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर गए। हम केवल इसलिए नहीं निकले हैं कि हम गांव के लोगों को समझा देंगे, हमारा काम है समझाना, कोई समझे या ना समझे, कोई बचे या ना बचे। हम किसी को बचाने नहीं निकले, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कर्म है लोगों को ये सारी बातें जो बीत रही हैं, अगर वो इन बातों को समझते हैं तो स्वयं ही अगर बचना चाहेंगे तो बचेंगे। अगर इतनी बातों को सुनकर भी, समझकर भी अगर आप लोगों का खून नहीं खोलता है तो समझ लीजिए आप नपुंसक हो चुके हो। नपुंसक ऑलरेडी आप क्यों हो चुके हो, क्योंकि बच्चे भी आप पैदा नहीं कर पा रहे हो। इंजेक्शन के माध्यम से आप बच्चे पैदा कर रहे हो, वो आपके अंदर बीज रहा ही नहीं जो एक भगत सिंह को जन्म दे सके, एक महाराणा प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह को जन्म दे सके।
अगर आपका इन बातों से खून नहीं खोलता तो यकीन मानिए वो खून नहीं, वो पानी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।